तो ये रहा बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर। आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। इसके पहले मॉडल पेपर हमने आपको बता दिया, अब आपको हम बताते हैं कि दूसरा मॉडल पेपर क्या है। और अगर आप परीक्षा से पहले, जैसे आपको हम बताए हैं कि मात्र 5 मॉडल पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा परीक्षा में और सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन जितने भी आप पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन है तो 5 मॉडल पेपर में 500 क्वेश्चन हो जाएगा। और जिस बच्चे को 500 क्वेश्चन याद हो जाएगा वो समय तो धमाल ही मचा सकता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है ना शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, दबाकर शेयर कीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। और चैनल पे पहली बार लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब आप कर लीजिए फटाफट से। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि इस मॉडल पेपर में जो दूसरा मॉडल पेपर है इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए अद्भुत है, इंपोर्टेंट है, जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हमें अंतिम समय के लिए, अंतिम घड़ी के लिए जाना जाता है। क्योंकि अंतिम समय में जो आपको हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो हूबहू आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, पहला देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको एकदम सोचना समझना नहीं, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जवाब देना है। प्रश्न है, अगे का जन्म कब हुआ था? अगर आपको पहले से प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। कह रहे कि अगे के जन्म जो हुआ था वो 1911 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में आएगा आपको फटाफट से इसका सही जवाब करके चले आनी है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका सही जवाब होता है उर्वशी के लिए। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए, यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर होगा ये बिल्कुल राइट जवाब होगा। जैसे परीक्षा में आएगा एकदम आपको ताबड़तोड़ तरीके से इसका जवाब देकर के चले आनी है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कर कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा कि आपका यह व्यक्ति चरित्र है। क्या है? यह आपका व्यक्ति चरित्र है। और जैसे एग्जाम में आएगा हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग एकदम फटाफट जबरदस्त तरीके से आप लोग एकदम परीक्षा में करके इसे आइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का प्रेम घन क्वेश्चन है। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन जी, तो प्रेम घन बाबू अपना आदर्श जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगर पता है कमेंट में छाप दो फटाफट से और जब आप जवाब दीजिएगा ना तो आपकी रिवीजन जबरदस्त होगी। जब आपकी रिवीजन जबरदस्त होगी तो सोचिए कि आप लोग बहुत कुछ अनोखी चीजें अब कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? क्वेश्चन है कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है वह किससे की है? तो वह की है छाया युक्त चंद्र से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहे हैं मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति बाबू याद करना जनता है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है। और हूबहू आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपता है। एग्जाम में जैसे ही आएगा आपको एकदम ताबड़तोड़ इसका जवाब करके आना है, इसका जवाब दे करके आना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता जो है किसका चित्रण करती है? इसका याद कर लीजिएगा, जवाब सही जवाब हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का करती है। यानी ऑप्शन आपका डी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही धमाल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां के साथ कौन सा ऐसा मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? याद कीजिए मुहर्रम जुड़ा है। ऑप्शन क्या है? डी नंबर हो जाएगा। और यही सभी प्रश्न तो आपकी परीक्षा में छपते हैं, यही सभी प्रश्न तो आपके परीक्षा में पूछते हैं। तो अब आपको वही सभी प्रश्न और वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में जबरदस्त करे, धमाल मचाए। अगला प्रश्न ये, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार है अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बाड़ी कब 20 के समान हो जाती है? बाबू बाड़ी कब 20 के समान हो जाला? तो बाड़ी जो है याद करना, राम नाम के बिना जो है वह बाड़ी 20 के समान हो जाती है। ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। किसके समान हो जाती है? बाड़ी राम नाम के बिना। ऑप्शन ए नंबर होगा। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था?
तो वो था उस समय जहांगीर जी का। किसका था? जहांगीर का था। ऑप्शन सी नंबर होगा। अगली हम प्रश्न की बात करें तो अद्भुत प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और अद्भुत प्रश्न को अद्भुत तरीके से जवाब देनी है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने जो है वह पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को उन्होंने पर्जन्य कहा है, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान है समाजवादी व्यवस्था में है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। किसमें होगा? सी नंबर, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वो याद करके रखना, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 1938 में हुआ था। कब? 4 फरवरी 1938 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा प्रश्न कि ला मादा जो मुजोल द आबनियो किसकी कृति है? यह किसकी कृति है बाबू? इसका राइट जवाब हो जाएगा पिकासो के। किसकी है? पिकासो के है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर, बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बड़ा ही लाजवाब और अद्भुत प्रश्न है। कह रहा है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होते रहा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। कब से कब तक? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होते रहा है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि यह देखिए पछली हो गया, यहाँ पे मछली होगा, ठीक ना। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है बाबू? मछली कहानी में, तो मछली कहानी में निम्न मध्यवर्गीय परिवार का है। क्या है? मछली कहानी में निम्न मध्यवर्गीय परिवार का है। ऑप्शन अगर क्वेश्चन अगर अगले की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है वह लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? क्यों? क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, मां की याद आने के कारण, या फिर स्वयं एवं प्रति लेखक के तथा उसके परिवार के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि उसे कभी मार दिया जाता था, डांट दिया जाता था और अंतिम में चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, जिसके कारण वह अचानक घर से चला गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि सहज वृत्तियां किसे कहते हैं? सहज वृत्तियां, तो बाबू सहज जो वृत्तियां बा वो कहा जाने में क्या? अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। किसको? अनजान स्मृतियों को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार और अद्भुत प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख, तो बाबू नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिणी भारत से मिले हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बेतमा दान पात्र किस समय का है? बेतना दान पात्र जो है वह किस समय का है? इसका राइट जवाब होगा कि 1020 का है। किसका? 1020 ईस्वी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? लखनऊ घराने के जो बिरजू महाराज है वह कौन से पीढ़ी के कवि ये कलाकार थे? वे थे आपकी 9वीं पीढ़ी, सॉरी 7वीं पीढ़ी के, ठीक ना। बिल्कुल, वह थे आपके 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बड़ा ही बढ़िया है। कह रहे हैं कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च के रूप में देने का निर्णय ले लिया? सीता के बेटे ने धरती कब तक घूमेगी कविता में कितने रुपए देने की बात की गई थी? तो 1 से 50 रुपए बात की गई थी कि एक बच्चा, एक जो लड़का उनका 50 देगा, इस तरीके से 3 लड़के हैं, 3 लड़के 150 रुपए दे देंगे और माँ का काम चल जाएगा, ऐसे उन्होंने बात कहा था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अद्भुत प्रश्न आपके स्क्रीन पे और पहला है प्रश्न कह रहा है अद्भुत प्रश्न कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख, तो बाबू एक जवाब हो जाए 8वीं सदी से। कब से? तो 8वीं सदी से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, जिसके कारण उसको घर के छोड़ कर भागना पड़ा? मात्र 11 रुपए की बात थी। 11 रुपए के कारण उसको घर छोड़ के जाना पड़ा और इसका सही जवाब ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? और ये क्वेश्चन इस वर्ष छपेगा, 100% छप सकता है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में आपा कौन है? यहाँ पे इसका क्या होगा? पा प्रत्यय ना, क्या हो जाएगा? पा, आपा, पा प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंतिम में जुड़ के पूरा अर्थ ही बदल देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। बाबू शुद्ध शब्द पहचानने के बारे कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, क्लास को छोड़ के मत जाइए, क्लास को छोड़ के जाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमसे दुगुना मेहनत करने की कोशिश कीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी आपसे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या निम्नलिखित शुद्ध शब्द चाहिए, तो उच्छ्वास जो लिखा गया ना ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में, यही आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है। यहाँ पे भी आपको शुद्ध पहचानना है, तो यहाँ पे चर्मोत्कर्ष लिखा गया है, वो आपका सही शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, चर्मोत्कर्ष हो जाएगा, ठीक ना, उत्कर्ष। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ से वो वाक्य शुद्ध पहचाननी है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिएगा ध्यान से इसमें, तो फूलों की एक माला ला दीजिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अकल पर पत्थर पड़ना, तब बाबू अकल पर पत्थर पड़ने के मतलब होला कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अक्ल पे पत्थर पड़ जाना। जैसे कुछ बच्चों का एग्जाम के समय में अक्ल पे पत्थर पड़ जाता है, उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, उनको समझे नहीं आता है कि क्या करना है क्या कुछ नहीं करना है। तो ये काम आपको नहीं, आपको जो भी लगे ये करना है तो उसको कर डालो पहले, फिर बाद में सोचो, सोचते सोचते पूरा समय निकल जाएगा और कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बाबू वर्ण, तो वर्ण जो बाटे वो दो प्रकार के होला, कितना प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ना। स्वर वर्णों की संख्या, तो बाबू स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो 11 स्वर वर्ण होते हैं ना, ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कार्य के व्यंजन वर्णों की संख्या। बाबू व्यंजन जो वर्ण बाटे वो कई गो होला, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है ना, 33 होता है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आपको ऊपर बताए थे ख वर्ण का इसके पहले वाले मॉडल पेपर में, लेकिन यहाँ पे क वर्ण है, तो क वर्ण का होता है, ये भी आपका कंठे होता है, क्या होता है, कंठ होता है, क्लियर, ठीक ना, कवर्ग, ठीक ना। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि स वर्ण का उच्चारण क्या है, स 35 का, कह रहे कि स तलाबे स वर्ण का श का आपका क्या होगा, आपका तालु होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे कि छ और स का उच्चारण स्थान क्या होगा, छ और स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो छ और स का उच्चारण स्थान आपका तालु ही होगा, जब स का उच्चारण स्थान तालु होता है तो इसका भी तालु ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि म का उच्चारण स्थान, म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म का उच्चारण स्थान क्या है, म नासिक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, नासिक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि न का उच्चारण स्थान, न का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नासिक ही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्या करते हैं, बी नंबर पे टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये बड़ा उ है, दीर्घ उ है, दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दीर्घ उ कहिए तो आपका होठ से होता है ना, आपका बी नंबर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अद्भुत प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो है वह 44 है, ठीक ना, ऑप्शन बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कारक के आ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, कंठ है, अकुह विसर्जनीय नामा कंठा, यानी कंठ हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कारक ल का उच्चारण स्थान, ल का उच्चारण स्थान क्या है, ल का उच्चारण स्थान देखिए दंत हो जाएगा, दंत कह के भी समझिएगा, दंत का हो जाएगा, ल कहिएगा तो ये आपका जीभ जो है दांत में चिपक जाएगा। अगला है ए और ए का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में पूछा जाना करता है, कंठ और तालु होगा, क्लियर, कंठ और तालु होगा यह। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है अंगा का उच्चारण स्थान क्या, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, अंगा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा नासिक, अंगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, र का उच्चारण स्थान क्या होता है, र का उच्चारण स्थान बताइए, तो र का उच्चारण स्थान क्या है, र का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा, याद करिएगा, र का होता है मुर्दा होता है, क्या होता है, र मुर्दा होता है आपका है। यहाँ पे स का उच्चारण स्थान क्या है, श का उच्चारण स्थान, फिर से यहाँ पे स का जो उच्चारण हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या आ रहा है हमसे का, ई और ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? ई और ई का यानी कि ई और दीर्घी यानी कि हर्षी और दीर्घी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये आपका हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा? ई और ई का तालु, ई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प और व का उच्चारण स्थान क्या होगा? प और व का, प और व का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर के दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे बड़ा ही अद्भुत प्रश्न के, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द, तो बाबू सूरदास शब्द जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न, स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर, स्थिर, स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो स्थिर आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है वो याद करके रखिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, और ये हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा जी का। किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना जो है वह किस भाषा में है आपको बताना है। तो रामायण तो आपको सबको पता है कि ये संस्कृत भाषा में ही है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत द्वारा लिखित जो कहानी है उसका नाम क्या है? इसका नाम है बहादुर। क्या है? बहादुर है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे कि बहादुर का बाप कहाँ पे मारा गया था? बहादुर के जो पिताजी थे वो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। क्लियर? और बहादुर के बाप यानी कि पिता जो है वह कहाँ पे मारे गए थे? तो युद्ध में वो मारे गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि द्विवेदी जी से किसने द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से यह बात कौन पूछ डाला था? तो याद करके रखिएगा, उनकी लड़की ने पूछ डाली थी कि ये जो नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं। क्लियर? बड़ा ही अजीब और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में बाबू छपने वाला क्वेश्चन है। बोले था ना एक एक क्वेश्चन आपके लिए अद्भुत और रामबाण क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्यकार जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये आपका एक निबंध है। क्या है? ये आपका एक निबंध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के जो रचनाकार है वो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के प्रेमघन जी है। कौन है? स्वदेशी पाठ के रचनाकार जो है वह शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन जी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया रिल्के, तो बाबू रेनर मारिया जो रिल्के है वह जर्मन भाषा के कवि है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ किस साहित्य की विद्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ जो है किस साहित्य की विद्या है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ जो है साक्षात्कार है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वह बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? वह चाचा जी थे। कौन थे? चाचा थे, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि लौट कराऊंगा फिर पाठ की विद्या क्या है? लौट कराऊंगा फिर पाठ की विद्या, तो बाबू लौट कराऊंगा पाठ की विद्या जो है आपका एक कविता है। क्या है? कविता हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। जैसे ही परीक्षा में आएगा एकदम आपको ताबड़तोड़ जवाब देनी है, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद होते हैं कितने? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद करके रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, समय काफी कम है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, हमें बहुत कुछ पढ़ाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है? बाबू कुंवर नारायण रचित पाठ, तो कुंवर नारायण रचित पाठ आपका है एक वृक्ष की हत्या। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुर की ताजी डराव, इस पंक्ति की रचनाकार जो है वह कौन है? तो इसका राइट जवाब होगा कि रसखान जी है। कौन है? रसखान जी है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से पता है यार कमेंट करो फटाफट से, और जल्दी से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया यार लाइक कर दो फटाफट से। लाइक करते हो तो मनोबल बढ़ता है। एक बार लाइक कर दोगे सब कोई, बिल्कुल लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है वह कौन है, आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है आपको ये बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन है 4, काला, थोड़ा या अधिक। इसका जवाब होगा 4। क्या है? संख्यावाचक, इसमें संख्या ही आ रहा है तो इसे ही पता चल जा रहा है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का जो संबंध है वह किससे है आपको बताना है। इसका राइट जवाब होगा गुरु नानक जी से है। किससे है? गुरु नानक जी से है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है आपका सही जवाब और राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, करें कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है। नाखून हमारी डैश के अवशेष है आपको बताना है। तो नाखून हमारी बाबू ये किसके अवशेष है? तो पशुता के अवशेष है। किसके? पशुता के अवशेष है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। किसके अवशेष है? पशुता के अवशेष है। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य बाबू जब मिलने लग जाता है कब से? तो इसका राइट जवाब होगा कि 8वीं और 9वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है प्रश्न, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। बाबू अमरकांत के जन्म कौन ऐसा ईस्वी में भई रहे, कब भई रहे अमरकांत के जन्म? तो उनका जन्म हुआ था 1925 में। कब? 1925 में। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से शेयर कर देना। अब फटाफट से दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए, यानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ही आपको आगे से क्लास मिल पाएगी। अगला है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। बाबू भाववाचक संज्ञा के उदाहरण का होला? भाववाचक, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है बचपन। क्या होता है? बचपन होता है। ऑप्शन सी नंबर होता है। क्या होता है? बचपन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। किशोर से मार खाने के बाद बाबू बहादुर कहाँ पे क्या चीज हुआ था? तो बहादुर जो है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। लेखक के घर जब वो उसके लड़के मारते थे, लेखक के किशोर मारता था, वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो जाता था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छप जाने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब जो होगा लियो टॉल्स्टॉय जी है। कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय जी है, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय जो है बाबू वह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। कौन? पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाबू भाववाचक संज्ञा के जी उदाहरण जो बाटे वो कौन नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है दूध दिया गया ना, वो उदाहरण आपका नहीं हो जाएगा क्योंकि दूध आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार है कि जीत जीत मैं नहीं रखा तू पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं नहीं रखा तू पाठ के केंद्र में है, तो ये बिरजू महाराज जी है। कौन है? जीत जीत मैं नहीं रखा तू पाठ के केंद्र में है। कौन है? बिरजू महाराज, ऑप्शन सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे जी ने जो है वो सूत्रपात किया था किसका? तो अज्ञे जी जो है वो सूत्रपात किया था किसका? प्रयोगवाद का। किसका हो जाएगा? प्रयोगवाद का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे कि स्वर संधि का उदाहरण बाबू, स्वर संधि के उदाहरण बताओ बटे। स्वर संधि, तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाए क्या चीज? यहाँ पे परमावतार, रमानंद और कविंद्र, यानी तीनों का तीनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहे कि मदन है। बाबू मदन जो है वह कौन है? तो मदन जो है आपको पता है कि मदन जो है कौन है? वो किरानी का बेटा था। और किरानी कौन था? तो गिरधर लाल। गिरधर लाल किरानी थे और उन्हीं का बेटा मदन था। कासू कौन था? तो सेन साहब के बेटा था। अगले हम प्रश्न की बात करें कि अन्य पुरुष डैश भेद है। अन्य पुरुष जो है किसका भेद होता है? तो बाबू अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है। अन्य किसका भेद होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गांठा बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गांठा जो है वह कौन बांधा था? तो इस बार बिल्कुल राइट जवाब है, उनके पिताजी ने माने थे ना गांठा। कौन? उनके पिताजी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के जो लेखक है वह कौन है? तो बाबू लौट के आऊंगा पाठ के लेखक जो है वह जीवनानंद दास जी है। कौन है? जीवनानंद दास जी है, यानी ऑप्शन डी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं।
तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम जो है वह कौन गिराया था, किसने गिराया था? तो जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। कौन? अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है और सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे कि रोन नदी डैश में है। रोन नदी, तो रोन नदी तो फ्रांस में है ना, बिल्कुल फ्रांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। किस में है? तो फ्रांस में है, ऑप्शन बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि द्विगु समास नहीं है। बाबू एजी से बता के द्विगु समास कौन नहीं है? द्विगु समास, तो द्विगु समास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भाई बहन जो दिया गया है ये आपका द्विगु समास नहीं है, ये आपका कर्मधारय समास, ये आपका ये द्वंद्व समास है। क्लियर? द्विगु समास क्या है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। क्लियर? चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? क्यों मांगते थे लेखक अपने? क्योंकि वह कुएं में डाल करके उसे पालना चाहता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कविता नहीं है, यहां से कौन ऐसा दिया गया है जो कविता नहीं है? तो ये आपका जो शिक्षा और संस्कृति दिया गया है ये कविता नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। और यही सभी प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ रहे हैं? तो क्या आपको पता है इन सभी प्रश्नों का उत्तर? पता है तो जवाब दीजिए, नहीं पता है तो पढ़ने समझने की जरूरत है। और लगातार 5 मॉडल पेपर जो आपको हम करा रहे हैं उससे आप कंठस्थ कर लीजिए, पूरी तरीके से याद कर लीजिए। अगला है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी जो थी वह शहर से दूर थी। कितनी दूर थी? तो लगभग 3 मील दूर थी। कितनी मील? लगभग जो है वह 3 मील दूर थी, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि राजदूत में है। राजदूत में, बाबू राजदूत में क्या है? तो राजदूत में जो है वह याद करना तत्पुरुष समास है। कौन है? राजदूत में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, करें कि आबनियो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। आबनियो, आबनियो किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि रोन नदी के किनारे जो है वह आबनियो है, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है कि गिरधर लाल है। बाबू गिरधर लाल, तो गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता है। कौन है? मदन के पिता आपका गिरधर लाल जी है। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। और यही सभी प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संतु डैश के मारे कांप रहा था। संतु जो है किसके मारे कांप रहा था? संतु को ठंड लग रही थी और संतु जो है ठंड के मारे कांप रहा था, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। फटाफट से, अभी तक यार क्लास को लाइक नहीं किया, कब कंजूसी करोगे, मतलब कितना कंजूसी करोगे? फटाफट से पहले लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वोदय संपदा और प्राकृतिक से संदर्भ परिपूर्ण देश कौन सा है? यार ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। हम लोगों का देश भारत देश है। भारत देश है तो इसके लिए एक बार लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। तो चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। जो लोग नहीं किए हैं वही लोग कीजिएगा। कमरुद्दीन का जन्म जो है वह कब हुआ था आपको बताना है। इनका जो जन्म हुआ था वह जन्म हुआ था कहाँ? बिहार में। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बड़ा ही बढ़िया प्रश्न करें कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से बताना है कि व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना है। तो व्यंजन संधि का कौन? तो पूर्ण जन्म जो लिखा गया ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। तो ये आपका डुमराव के निवासी थे, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। किसका? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है मछली कहानी के लेखक है। बाबू मछली कहानी के लेखक, तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। क्लियर? याद कर लीजिएगा, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और इस मॉडल पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का होता है धर्म धन आत्मा, यानी कि धर्मात्मा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? धर्मात्मा का धर्म धन आत्मा होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है कि जन्म से ही पागल थी। बाबू जन्म से कौन पागल थी? तो जन्म से ही पागल आपकी मंगू थी। याद करना कौन थी? जन्म से पागल और गूंगी जो थी मंगू थी, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह सी नंबर बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब
हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसे देखने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है। दूसरा एक और तरीका आपको बताते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बता देते हैं। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। उसके बाद से जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर लगा दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे है, तो आप लोग जल्दी से ये सर्च कीजिए। दूसरी चीज ये कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जो टॉपर थे उनका कॉपी जो यहाँ पे लगा दिया है ओरिजिनल, जिससे आप देख सके कि टॉपर किस तरीके से परीक्षा में कॉपी लिखते हैं। तो आप आकर के इस कॉपी को डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आकर के यहाँ पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। आप भी इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट बिहार से जुड़ी जितने भी आपका न्यूज़ है, ये सब कुछ रिजल्ट वगैरह यहाँ से भी आप आकर के से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव चाहिए आपको सब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपका पूछेगा, है ना। तो फटाफट से आइए सर्च कीजिए और जो भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए सब्जेक्टिव चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आसानी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सर्च करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि क्लास जबरदस्त तरीके से चल रही है। और धुरीना ऐप पे भी हम आ चुके हैं, तो धुरीना ऐप पे भी आप जा करके